देखो, बंशीधर भगत जी कहते हैं मैंने विकास किया, हम इस बात को मान रहे, इसीलिए विकास के नाम पे उन्होंने एक बच्चा बनाया अपना। और जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है कि मेरे ये काम कर दो, ये समस्या आ रही, वो कहते भाई मैं क्यों करूं, मेरा तो राजयोग है। और बंशीधर भगत जी खुद कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पे जीत के आते हैं, और मोदी के पोल खुद कॉकरोच ने खोल दिए। सुशीला तिवारी के अंदर का जो डिपार्टमेंट इतना करप्ट है, जब भी कोई व्यक्ति उनके यहाँ जाता है वो कहते हैं साहब हमारे क्षेत्र में स्कूल है, स्कूल के बगल में शराब की दुकान खोल दी है, आप हमें बचा लीजिए, दुकान बंद करा दीजिए। वो कहते हैं मैं शराब पीने जा रहा हूँ क्या, मेरे पास आ रहे हो जो, मैं कब गया। और इस बार कालादूंगी विधानसभा बदलाव मांग रही है। ठीक सुशीला तिवारी के गेट के बाहर पे एक बहुत बड़ा अस्पताल खुल गया है, पीएसपी जिसको कहते हैं। सरकार अपनी पोर्टल पे उस हॉस्पिटल को डालती है। देखिए ये डमी सरकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ पहाड़ी आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष श्री हरीश रावत जी मौजूद है। हरीश रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अंजनी जी, थैंक यू सो मच। रावत जी, आप काफ़ी सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं और काफ़ी पब्लिक की सहायता मदद करते हैं आप जाके, ठीक है, आपकी जो पहाड़ी आर्मी है। अब सुना है कि आने वाले विधानसभा जो 2027 है उसमें आप कालाडूंगी से दावेदारी कर रहे हैं, तो ये क्या सच है? बिल्कुल ऐसा है। हम पिछले 18 सालों से समाज में लगातार पॉलिटिकल ही वर्क कर रहे हैं। हम सामाजिक और राजनीतिक दोनों वर्क करते हैं, और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक वर्क में आना चाहिए आगे। वजह कि भाई देखो, हम अपने परिवार तो खुद पाल लेंगे, नौकरी करके, कामकाज करके, व्यापार करके, मगर अपने घर के सामने की सड़क खुद नहीं बना पाएंगे। हम अपने घर में बिजली और पानी खुद नहीं ला पाएंगे। ये सब तब होगा जब पॉलिटिकली व्यवस्था परिवर्तन होगा। हम सब समाज के लोग इस बात को कहते हैं कि भाई राजनीति में नहीं जाना चाहिए, हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। अगर आप राजनीतिक बात नहीं करोगे, भाई पानी कैसे आएगा घर पे तुम्हारे घर में बिजली कैसे आएगी, तुम्हारी रोड का भाई इतने पैसा क्या अरब रुपए है क्या कि अपना खुद 4 किलोमीटर सड़क ले आएगा कोई? सही उसके लिए तो आप बताओ, या आप ही बताइए, वो रोड से तो यहाँ तक आप पानी के पाइप बिछा दोगे, तो क्या पंप हाउस से यहाँ तक पानी के पाइप बिछा पाओगे? तो इसके लिए आपको स्वयं राजनीति में जाना पड़ेगा। यदि आपको लगता है जिन लोगों को आपने वोट की ताकत से सत्ता में बैठाया और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो किसको उतरना चाहिए? स्वयं को उतरना चाहिए। क्यों हम एलिगेट कर रहे हैं ना लोगों को? बिल्कुल सही बात। यदि हम एलिगेशन कर रहे हैं तो हम जनता के बीच में स्वयं जाएं और जनता से कहे इससे बेहतर काम हम कर सकते हैं। तो पिछले काफी समय से हम काम कर रहे हैं। हमने नगर निगम में भी चुनाव लड़ाया। हमने पहाड़ी आर्मी संगठन के सहयोग से फौजी भूपन पांडे जी को, हमारे प्रत्याशी, उनको हमने चुनाव लड़ाया। बहुत अच्छे वोट हमें मिले इस नगर निगम में। जनता ने दिल खोल के हमें सहयोग किया, जबकि सिर्फ और सिर्फ हमारी 10 दिन की मेहनत थी। अचानक वो आए और हमने जनता से कहा कि भाई ये कुमाऊं द्वार है, यहाँ पर कुमाऊं की संस्कृति का क्या है बताइए, ये बताइए। हमारी बोली भाषा को क्या प्रमोट किया, हमारे लोक देवता क्या को प्रमोट किया, हमारे लोक गीत, लोक भाषा, लोक नृत्य, क्या इसको प्रमोशन मिल रहा है? सही बात है, नहीं मिल रहा है। तो इसको आप क्यों कह रहे हो कुमाऊं की राजधानी है, आप क्यों कह रहे हो ये कुमाऊं द्वार है? ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ? तो अगर हम कल्चरल की बात करें तो बाहरी लोगों का जो कल्चर है वो ज्यादा फल फूल रहा है अकॉर्डिंग टू पहाड़। तो इसकी बात कौन करेगा? और हमारा अस्तित्व तो कहाँ से है? हमारा अस्तित्व तो हमारी संस्कृति से है, हमारा अस्तित्व तो हमारी बोली भाषा से है, हमारा अस्तित्व तो हमारे ढोल, हमारा दमाऊ, हमारा जो गीत संगीत है, हमारे पुराने लोगों ने जो सजो के रखा है, हमारे जल जंगल जमीन से है। अगर यही नहीं रह गया तो हम रह के क्या करेंगे? और जो हमने बोर्ड दे के रखा है, जाओ विधानसभा में जाओ और हमारी बात करो, वो इस बात पे बात ही नहीं कर रहे। वो क्या बात कर रहे? जो दिल्ली वालों ने उसको इशारा किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो उन्होंने इशारा किया, उनने इशारा क्या करना है? उनने कहा भैया जय श्री राम, जो हिंदू की बात करेगा वो बीजेपी का होगा।
और दूसरे ने कहा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बस न मुद्दों की बात, न सड़कों की बात, न स्कूल्स की बात, न हॉस्पिटल्स की बात, न संस्कृति की बात, न बच्चों की बात, सिर्फ अपने बच्चों की बात। तो इसीलिए हमारे संगठन के तमाम लोगों ने कहा कि हमें सिस्टम में खुद उतरना पड़ेगा। तो इस बार अभी हमारी लगातार डिस्कशन चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है। हल्द्वानी, लालकुआ और कालादुंगी, भीमताल के अलावा कुछ और विधानसभाओं में भी हम एक संयुक्त मोर्चा बना के अच्छी संख्या में चुनाव लड़ा रहे हैं, और जिसमें हमारे अपने संगठन के लोगों का और मेरे जो पुराने साथी हैं उन लोगों का दबाव है कि मैं स्वयं जो है कालादुंगी विधानसभा से चुनाव लड़ूं। तो उनका अगर दबाव है तो मुझे लड़ना भी चाहिए। वजह अब कालाडूंगी में साहब जो है रावत जी, बंशीधर भगत जी हैं और 15 साल से मेरे ख्याल से उनका शासन चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पे, डेवलपमेंट पे, आप किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे वहां पे? देखिए, एक छोटा सा मुद्दा है। पूरे पहाड़ के लोग पहाड़ में संसाधन नहीं है करके हल्द्वानी आए और हल्द्वानी में भी कालादुंगी विधानसभा में बसे हुए। मुखानी से उधर को सारा पहाड़ नजर आएगा आपको। अच्छा। 99.5% पूरा पहाड़ है। और यहां आकर भी आप चले जाइए कमलवा गाजा, आप चले जाइए नैनवालपुर, आप चले जाइए भरतपुर, आप चले जाइए लामाचौड़, आप चले जाइए इधर क्या कहते हैं चारधाम मंदिर के इस तरफ, आप चले जाइए पनियाली एरिया में, आप चले जाइए दम्बाढोंगा से नीचे को। सड़कों के खस्ता हाल, खड़ंजे से भी बदतर। पहाड़ में खड़ंजे तो बन रहे थे, कौन करेगा इस काम को? 15 सालों से तुमने नहीं किया, क्या चुनाव के लास्ट टाइम पे करोगे? तो आपको लगता है कि विधायक जो बंशीधर भगत जी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? देखो, बंशीधर भगत जी कहते मैंने विकास किया, हम इस बात को मान रहे, इसीलिए विकास के नाम पे उन्होंने एक बच्चा बनाया अपना, वही उनके लिए विकास है। और जनता उस विकास को क्यों माने भाई? वो विकास है। जनता को विकास का मतलब है जो टैंकर डलवा रहे पानी गर्मियों में अपनी मेहनत की कमाई से, वो पानी चाहिए। पहाड़ छोड़ के यहां आए कि गड्ढा मुक्त सड़क मिलेगी, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, अच्छे स्कूल मिलेंगे। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे, पता नहीं चल पा रहा है। अब ये बताइए, सरकारी स्कूल तो पहाड़ में भी है, सरकारी स्कूल यहां पर भी है, तो बच्चे बदतर पहाड़ में भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हो रही है, यहां पर भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। तो फिर एक शहर में रहने का क्या मतलब है भाई? जब प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना है तो कहीं भी पढ़ा ले। सही बात है। बंशीधर भगत जी ने पिछले 15 सालों से एक ही बात जनता के बीच में कही है कि आप मुझे वोट दो ना दो, मैं राजयोग लिखा के आया हूं। अच्छा। हाँ, और जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है कि मेरे ये काम कर दो, ये समस्या आ रही, वो कहते भाई मैं क्यों करूं, मेरा तो राजयोग है। तो जनता के बीच में जनता को समझना पड़ेगा कि विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए, आपकी समस्याओं को हल करने वाला व्यक्ति चाहिए। मजाक कर रहे हो यार? कालादुंगी विधानसभा में एथेनॉल फैक्ट्री खोल दिया आपने, जहरीली जो है गंद, जहरीली गैस छोड़ के अगल बगल के लोगों को मार रही हो, बीमारियां कर रही, इन फ्यूचर कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। सैकड़ों लोगों ने दर्जनों टाइम आंदोलन कर दिया, जहां जहां ज्ञापन देना सब जगह जाते। बंशीधर भगत जी क्यों चुप हो गए भैया? कालादुंगी शहर में 2 शराब की दुकान खोल के आ गए ये। भाई क्या शराब की दुकान चाहिए या स्कूल चाहिए? कालादुंगी में जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में ढंग का सर्जन नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, मगर वहां शराब की 2 दुकानें खोल दी सुरक्षा में। तो बंशीधर भगत जी बताएंगे इसको विकास कहते हैं? तो आपका कहने का मतलब है कि अभी बंशीधर भगत जी का मैं बता दूं, नया प्रकरण अभी आया था, एक दिखा रहा था कि वो बंशीधर भगत जी का जो लड़का विकास जी ने अपने फेसबुक में खुद डाला था कि उनको किसी ने सरकारी जमीन बेच दी, और जिन्होंने जमीन बेची तो विकास भगत जी ने उन पे केस कर दिया। ये भैया देखो, इतने बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति आपको कोई व्यक्ति सरकारी जमीन बेच गया और तुम्हें मालूम नहीं? इसका मतलब ये सब भूमाफिया बने हुए हैं। ये वहां पर गरीब लोगों की जमीनों को इकट्ठे करते हैं और उस जमीनों से पैसा कमा के अपना पॉलिटिकल जलजला दिखाते हैं।
तो रावत जी, इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 15 साल से बंशीधर भगत जी ने कोई कार्य नहीं किया? एक दूसरा, इसी 15 साल के बीच में वहां पर विपक्ष ने भी कुछ आवाज नहीं उठाई। विपक्ष हो तो आवाज उठाए। कांग्रेस सन्नाटा में है वहां पर। एक नेता बता दे कि उसने जनता के बीच में जाके जनता के मर्म को समझा हो, जनता के दर्द को समझा हो। मुझे लगता नहीं कालाडुंगी में कोई कांग्रेस का नेता जो प्रमुख चेहरा है। देखिए, कालाडुंगी में सिर्फ जनता है आज की डेट में, और जनता इस आस पे लगी है कोई ऐसा व्यक्ति हमारी जैसी बात करने वाला आए और हम उसको वोट दें। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई भाजपा की बात कर रहा है, जनता की जैसी बात है कोई नहीं कर रहा वहां। रावत जी, जो कालाडुंगी जो सीट है, ये बहुत बोलते हैं इसको वीआईपी कैटेगरी की सीट बोलते हैं, ठीक है, पार्टीज बोलती हैं इसको, ठीक है, जिसको कि वीआईपी कैटेगरी की सीट है। इसमें काफी दावेदार हैं, विपिन पांडे भी आ रहे हैं और बोला जा रहा है बीजेपी से कोई प्रमुख चेहरा आएगा, और बंशीधर जी चाहते हैं कि भाई हमारे बेटे को टिकट मिले। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं जनता को भी कहना चाहता हूँ और जनता भी कह रही है इस बात को कि हमें जो विधायक है वो पार्टियों का नहीं चाहिए, हमें जनता का चाहिए। कोई कांग्रेस का विधायक बन रहा है, कोई भाजपा का विधायक, बिल्कुल सही बात है, मगर जनता का विधायक कौन बनेगा? जनता का विधायक तो कोई नहीं, सब पार्टी। तो इस बार हमसे कह रही है जनता कि हमारे विधायक बनो आप, और मैंने पिछले कई सालों से मेहनत की है, और इस बीच में हमारे संगठन के 1000-2000 जो साथी हैं वो लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कालाडुंगी विधानसभा पे फाइट की जाए और वहां पर 100% हम जीतेंगे। उसकी वजह बता रहा हूँ, समीकरण बता रहे हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं राजयोग लिख के आया हूं, तो 14 साल में तो राम जी का भी वनवास खत्म हो गया था, तो उन्हीं की बात के लिए अगर चलते उनका तो खत्म हो गई कहानी। दूसरा, ये जनरेशन जेनजी जनरेशन है, इनको नहीं पता कि बंशीधर भगत जी कौन है, और बंशीधर भगत जी खुद कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पे जीत के आते हैं, और मोदी के पोल खुद कॉकरोचों ने खोल दिए है, यानी बेरोजगारों ने खोल दिए है। तो वो तो अध्याय खत्म हो गया पहला। और दूसरे, जो उसके पीछे अपोनेंट जिसको कहते थे कांग्रेस के पिछले इतिहास भूगोल कुछ है ही नहीं वहां पर। वो आपस में ही लड़ने बढ़ने में 2-4 कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं, तो उनकी जो कांग्रेस की वहां पर लड़ाई है वो सत्ता में जाने की जीत हार की लड़ाई नहीं है, वहां पर आपस में टिकट पाने के, संगठन में जगह बनाने की लड़ाई में सीमित रहेंगे। तो इसीलिए वहां पर हमें जनता सपोर्ट कर रही है, और 100% हमें आशा है कि वहां की जनता की विधायक के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। रावत जी, कालाडुंगी जो सीट है इसमें अभी काफी यंग जो लीडर है, जैसे शशांक रावत है, विपिन पांडे जी हैं, ये भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो मानना यही है ना, यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, दावेदारी क्या, लड़ना भी चाहिए। क्या शशांक रावत की पार्टी विकास भगत यानी बंशीधर भगत को छोड़ के उनको देगी? तो उनकी तो आपस के अपने संगठन की लड़ाई है, वो टिकट की दावेदारी तो उनमें यही नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 2 दर्जन लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के, 2 दर्जन कांग्रेस के लोग, वो दावेदारी आज से नहीं, वो पिछले 20 सालों से कर ही रहे हैं। तो उन दावेदारों का हम क्या कह सकते हैं, उनका काम है दावेदारी करना। और भी तमाम दावेदार और भी हो सकते हैं, है ना। सवाल ये है, क्या जो दावेदार दावेदारी कर रहे हैं उनके पास विकास का कोई विजन है? उस विधानसभा का डेवलपमेंट कैसे होगा, इस विषय में जानकारियां है? क्या कोई कहेगा कि मुखानी से उधर को परिसीमन से बनी हुई कालाडुंगी विधानसभा में कितने अस्पताल है? सिर्फ पूरे कुमाऊं का एक अस्पताल है जो हल्द्वानी में है, उसके भी खस्ता हाल है, जिसका नाम सुशीला तिवारी है। क्या कभी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, या बंशीधर भगत को ही उसमें शामिल कर लेते हैं हम, विधायक जो सीनियर है, लीडर है, क्या इन्होंने कभी सुशीला तिवारी में नेफ्रोलॉजिस्ट लाने के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट लाने के लिए, बर्न डिपार्टमेंट खोलने के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट लाने के लिए लड़ाई लड़ी? क्या कभी बात की? क्या वो धन सिंह रावत जी, पशु स्वास्थ्य मंत्री जी, यहाँ आए थे, उनको टॉयलेट दिख रही है, गंदी है, क्या उनको वो चेयर नहीं दिखी जहाँ पे न्यूरो सर्जन नहीं है?
क्या वो चेयर नहीं देखी जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है? वो चेयर नहीं देखी जहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है? क्या वो डिपार्टमेंट नहीं दिखा जो कई सालों से बंद पड़ा न भरने का? पहाड़ के दुरुस्त एरिया से हमारे जो लोग हैं, हम चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे कालादूंगी विधानसभा? सवाल तो ये भी है, इसलिए लड़ना चाह रहे, पूरी कालादूंगी विधानसभा पूरा पहाड़ है अपने आप। सही बात है। हाँ, मेरे पहाड़ का बंदा, कोई भी बंदा यहाँ इलाज के लिए आता है, वो अपने घर परिवार के लिए कालादूंगी में विधानसभा में जो उसके परिवारजन रहते हैं उनके यहाँ रहता है। उसके बाद सुशीला तिवारी तमाम अस्पतालों में अपने बच्चों को दिखाता है। इसलिए हम वहां से लड़ना चाह रहे हैं कि हमारे लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर हम एक पुल का काम करें, एक सेतु का काम करें उनकी मदद के लिए। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ चुनाव लड़ना नहीं है, हम समाज का हित करना चाहते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं। अगर आप एक पावर पोजीशन पे होंगे तो आप बेहतर मदद कर पाएंगे। अभी भी हम मदद कर रहे हैं, मगर सुशीला तिवारी अस्पताल जो एम्स बनना चाहिए था, जिसको मैं आज भी बार बार कह रहा हूं, हमारा एम्स सुशीला तिवारी ही है। क्यों? जो उत्तराखंड का एम्स है ऋषिकेश है, जहां पर कौन फायदा ले रहा है? शामली के लोग, सहारनपुर के लोग, मेरठ के लोग। सही बात है। उसका सैटेलाइट सेंटर कहां खोल दिया? किच्छा में। कौन फायदा लेगा? आपको दुख है कि ये एम्स जो है, हाँ, ये किच्छा की बजाय हल्द्वानी में खुलना चाहिए? हमें रानीबाग जो है, देखिए, हमें हद से ज्यादा दुख है कि हमारे नेता लोगों की ना संवेदना इनके अंदर है, ना इनकी समझ है। ये दोनों इनकी मर गई, इस बात के लिए दुख है। हमारे लोग वोट इसलिए नहीं करते कि कांग्रेस या भाजपा का नेता जीत के विधायक बन जाए। हमारे लोग वोट इसलिए करते हैं कि इन नीतियां हमारे लोगों के लिए बनाएंगे, मगर वहां पर बैठ के ये बड़े बड़े घरानों को ठेका दे देते हैं। और आज सुशीला तिवारी अस्पताल जो हमारे कुमाऊं का एम्स है, क्या बुरे हाल हो रखे हैं। और जो प्राइवेट अस्पताल है, उन प्राइवेट अस्पतालों ने मीडिया घरानों से सांठगांठ करके उसकी निगेटिविटी दिखाना शुरू कर दिया, ताकि लोग वहां जाए ना और लोग प्राइवेट में इलाज करना शुरू करें। और वहां के डॉक्टर क्यों छोड़ के प्राइवेट ज्वाइन कर रहे भाई? एकमात्र न्यूरो सर्जन अभी यहाँ पर अमित देवल यहाँ पर थे, अभिषेक राज यहाँ पर थे, उनने भी छोड़ दिया, बगल में दूसरा अस्पताल खोल दिया, वहीं ज्वाइन कर लिया। तो ये बताइए, ये जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट बना है इस राज्य का, क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है बताइए? आज किसी को पहाड़ में अटैक पड़ गया, कार्डिक अटैक पड़ गया, कहां जाएगा? वो यहीं आता है कुमाऊं मंडल में। कहां आएगा? बिल्कुल, पैसा नहीं है तो कहां जाएगा? बिल्कुल सही। सुशीला तिवारी में कार्डिक डिपार्टमेंट है ही नहीं। नहीं। किसी को आग लग गई, जल गया करंट से, कहां जाएगा? सुशीला तिवारी में बने डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के नाम पे डिपार्टमेंट है, डॉक्टर तो है नहीं। डॉक्टर है नहीं, बताइए ना, न्यूरो डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब आज की डेट की जो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी एक्टिविटीज जो रहेगी, अचानक अटैक पड़ रहा है, कहां जाएगा? पैसा नहीं होगा तो। सुशीला तिवारी तो इनने एक डंपिंग जोन बना दिया, आएगा वहां डंप होगा, जिसके पास पैसा होगा उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, रेफर टू हायर सेंटर। अच्छा, तो क्या करोगे? तो इसकी लड़ाई कौन? और वहां पर बैठे हुए, मैं उनको भी बात कहूं, जो वहां पर बैठे हुए अधिकारी हैं, सुशीला तिवारी के अंदर का जो डिपार्टमेंट इतना करप्ट है, इतना करप्ट है, वो किसी और को जीना नहीं देना चाहता हूं। पिछले 20-20 सालों से ट्रांसफर नहीं हो रहे उनके, किसकी मिलीभगत से नहीं हो रही है। सुशीला, कभी अस्पताल में आपने कोई मैनेजर की पोस्ट सुना है? सुपरवाइजर की पोस्ट तो सुना होगा, वहां मैनेजर है कहीं। और आप इस हदबरत रह जाओगे जब एक व्यक्ति प्रिंसिपल बन जाता है, प्रिंसिपल बन के रिटायर हो जाता है, फिर वापस एमएस की जॉब में वहीं आते हैं। अच्छा, मतलब ये बताइए ना, ये क्या है भाई? प्रिंसिपल से तो और ऊपर जाना चाहिए, उससे नीचे पोस्ट में फिर ज्वाइन कर लेते हैं, जोशी जी है वहां पर। अच्छा, तो मतलब और मैन पावर की शॉर्टेज है। और दूसरी बात, वो सरकारी अस्पताल है ना, हमारे लोग सरकारी अस्पताल में क्यों जाते हैं? कि थोड़े पैसे कम लगेंगे। वहां की सारी लैब प्राइवेट को दे दिए। कहां थे बंशीधर भगत जी? क्यों नहीं किया विरोध? कहां इतने जो नेता है जो बात कर रहे हैं इस बात की, क्यों नहीं किया विरोध? आज जितने रुपए में एमआरआई बाहर होता है, उतने सुशीला तिवारी में होता है। जितने रुपए में एक्सरा या सोनोग्राफी अगर बाहर होती है, उतने में वहां हो रही है। तो अंतर क्या रह गया फिर? जो पैथोलॉजी के जो 2 रुपए में 5 रुपए में जांच हुआ करती थी,
आज वो 2000-5000 में हो रही है। सरकार पूरी प्राइवेटीकरण कर दिया सब चीज का। तो कहाँ है भैया बंशीधर भगत जी, क्यों नहीं बात कर रहे? तो ठीक है, बंशीधर भगत जी ने इनकी बात नहीं कही, सुशीला तिवारी की बात नहीं कही, तो ये बताइए कहां कालादुंगी विधानसभा में अस्पताल बनाया है तुमने? कौन सा मॉडल स्कूल बना दिया तुमने? कौन से मॉडल कॉलोनी बना दी तुमने? कौन से मॉडल पार्क बना दिया तुमने? कालादुंगी विधानसभा गैबुआ से लेकर जोलीकोट से लेकर मुखानी तक आती है। अब मुझे एक ग्राउंड बताइए जहां पर हमारे बच्चे वहां पर खेल पाए और उस खेल से इंटरनेशनल खेल पाए। लोगों ने मतलब कंपटीशन चल रहा है हमारे कालादुंगी विधानसभा में क्रिकेट एकेडमी खोलने की। हर 2 कॉलोनी के बाद एक क्रिकेट एकेडमी, एक फुटबॉल एकेडमी खुल रही है आजकल। बच्चे खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बंशीधर भगत जी बताए ना कि कहां पर सरकारी स्पोर्ट्स एकेडमी आपने बनाई, बताएं कि हमारे माँ बाप का पैसा बचे। सही बात है। भले ही अग्निवीर योजना लेके आई सरकार, मगर आज भी हमारा पहाड़ का बच्चा फौज में भर्ती होना चाहता है। मैंने कहा ना 99.99% देश की सेवा करना चाहता है। 90%, 99%, 99% पहाड़ की जनता कालादुंगी विधानसभा में बसी पड़ी है। हर घर में फौजी निकलेगा वहां। क्या तुमने कोई फौजी एकेडमी खोली वहां? नहीं। वहां हर तीसरी कॉलोनी में फौजी एकेडमी है, प्राइवेट, मोटी रकम ले रहे हैं। बताइए क्या बंशीधर भगत जी की समझ में नहीं आई बात? ये जरूर आई तुम्हारी। भाई साहब आप यहां से मुखानी से उधर को चले जाओ, हर 50 मीटर में एक वाइन शॉप मिलेगी आपको। ये नई पॉलिसी लेके आए, अंग्रेजी दुकान है हर 50 मीटर में है, स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में है, मंदिर के दायरे में है। इसके लिए ये नॉर्म्स लेके आए। बंशीधर भगत जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ब्लॉक में स्पोर्ट्स के लिए जो मैदान बनते थे वो कहां है भैया? कौन से ब्लॉक में है? क्या कालादुंगी ब्लॉक में है? हल्द्वानी ब्लॉक पूरे कालादुंगी है तो है कहीं? भैया इन्होंने एक ही चीज सीखा है, अगर मुझे इनको ब्लॉक प्रमुख बनाना है अपनी पार्टी का तो बीडीसी को खरीद लो, इनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है तो जिला पंचायतों को खरीद लो, इनको विधायक बनना है, जो अपोनेंट पार्टी का, विपक्ष का नेता विधायकी की तैयारी कर रहा है उसको खरीद लो। तो तुम खरीद प्रमुख तो कर सकते हो, क्यों? तुमने वहां से सीखा है ऊपर से। अब जनता को नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। प्रत्यास्थता कहते हैं, हम साइंस पढ़ते थे, हर चीज की खिंचाव की एक सीमा होती है। सही बात है। ठीक है, तो वो सीमा अब खत्म हो चुकी है और इस बार कालादुंगी विधानसभा बदलाव मांग रही है और 100% बदलाव इस बार होगा कालादुंगी विधानसभा। बिल्कुल, जनता जागरूक है तो बिल्कुल बदलाव होगा। और रावत जी, जैसे हमने अभी हॉस्पिटल की बात करी कि ये आपकी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जो है प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही अभी हमने एक बीच में चंदन हॉस्पिटल का सुना था और उसमें भी काफ़ी लूट मची थी, हमारे पहाड़ी भाइयों को काफ़ी लूटा गया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर बता, लूट क्यों मच रही है, सवाल यहाँ पर है। लूट इसलिए मच रही है, सिस्टम में लूपहोल है। अगर तुम्हारी सरकारी व्यवस्था अगर बढ़िया हो जाएगी तो वहां जाएगा कौन? क्यों जाएगा कोई प्राइवेट अस्पताल में? ठीक सुशीला तिवारी के गेट के बाहर पे एक बहुत बड़ा अस्पताल खुल गया है, पीएसपी जिसको कहते हैं, हाँ, मल्टी स्पेशलिस्ट। सरकार अपनी पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल पे DIPR में उस हॉस्पिटल को डालती है, बोलते कुमाऊं में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोल दिया है और मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करते हैं। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये समझते हो आप कि सुशीला तिवारी अस्पताल को सरकार बंद करना चाहती है, सिर्फ रेफर सेंटर बनाना चाहती है और प्राइवेट अस्पतालों में साठगांठ करके पैसा कमाना चाहती है। नहीं तो ये क्या मतलब है? DIPR में आप क्या कहते हैं, जो अस्पताल उसके बगल में PSP अस्पताल खुला है उसका तुम डाल रहे हो, हमने खोला प्राइवेट अस्पताल है। हल्द्वानी कसाई खाना बना हुआ है अस्पताल, सारे कोई अस्पताल एक बता दीजिए। और जो अस्पताल अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें जो डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं,
वो भी गेहूं के साथ गुंजा से पीस के। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़ी सेवा भी करते हैं। कुछ पेशेंट अगर आ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, उनकी मदद भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों के नाम, अस्पतालों के नाम भी गिना दूंगा मैं। मगर ये मैक्सिमम जो बाहर के लोग आकर यहाँ अस्पताल खोल रहे हैं, जिनने सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अस्पताल खोले हैं, जैसे आपने नाम लिया चंदन का, या अन्य भी बहुत सारे अस्पताल है, तो इनका काम बिजनेस करना है, ना कि मरीज को देखना, ना कि मरीज। और दूसरा, सुशीला तिवारी में क्या हो रहा है? सुशीला तिवारी में एक तो डिपार्टमेंट के एचओडी कम है, मुख्य डॉक्टर कम है, और जो डॉक्टर मुख्य वो जा नहीं रहा है, उनने पीजीजीआर के हवाले पेशेंट को कर दिया है। अब पीजीजीआर को अगर पेशेंट के हवाले करोगे तो सीखते समय किसी की कैंची अंदर रह रही है, किसी का आधा टांका लग रहा है, ये सारी चीजें, तो इंसान डर रहा है उस अस्पताल में जाने से। तो किसकी कमी है भाई? इसीलिए हम कह रहे भाई स्वास्थ्य मंत्री जी इस्तीफा दो, तुम्हारी बस की नहीं है। सही बात। शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दो, तुम्हारी बस की नहीं है। तो मैं विधानसभा की अगर बात करता हूं तो कालादूंगी विधानसभा में कोई एक ऐसा अस्पताल बता दीजिए सरकारी, जो वहां से 2 से 4 लाख की जनता जो है, ये समझिए मुखानी से लामाचौड़ तक लगभग 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन आज की डेट में बढ़ चुकी है। तो उस 5 लाख लोगों के लिए कोई सरकारी अस्पताल है क्या वहां पर? नहीं। तो बंशीधर भगत ने क्यों पैरवी नहीं की, क्यों अस्पताल नहीं बनाया? क्या जनता कहेगी तब तुम अस्पताल बनाओगे? उनको खुद देखना चाहिए था। सही बात। क्या नीतियां बनाने के लिए तुम्हें रखा? जनता अपना काम करे या तुमसे बोले? बताइए ना। सही बात। तो हल्द्वानी का जो मास्टर प्लान के अंदर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको कहते हैं रिंग रोड। तो रिंग रोड बंशीधर भगत जी ने क्यों नहीं बनाई भाई, जो पूरी कालादूंगी विधानसभा को टच कर रही थी? हल्द्वानी एरिया में जितनी कालादूंगी विधानसभा आती है, उधर काठगोदाम से लेकर पीछे दमुआ ढोंगा से पीछे से होते हुए कटघरिया से आगे होते लामाचौड़ होते हुए वो सीधे जंगल भाखड़ा पुल होते हुए सीधे पंचायत घर तक आ रही थी। अच्छा, कितने सुंदर रोड बन जाती। भाई बंशीधर भगत जी क्या कर रहे हो पिछले 10 सालों से? पिछले 10 साल पहले जो है इसका डीपीआर तैयार हो चुका है, तो कहाँ है भाई रिंग रोड? कितनी बार बंशीधर भगत ने सदन में इसकी आवाज उठाई? पेपरों में है साहब, पेपरों में है। और बंशीधर भगत जी का तो बड़ा अच्छा मिजाज रहा है। जब भी कोई व्यक्ति उनके यहाँ जाता है, वो कहते हैं साहब हमारे क्षेत्र में स्कूल है, स्कूल के बगल में शराब की दुकान खोल दी है, आप हमें बचा लीजिए, दुकान बंद करा लीजिए। वो कहते हैं मैं शराब पीने जा रहा हूं क्या? मेरे पास आ रहे हो जो? मैं कब गया? जनता क्या कहे? अगर बारिश के दिनों में किसी गरीब जनता की छत चू रही है या बह गई है आपदा में, और गरीब जनता अपने विधायक होने के नाते उनके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं मैंने कहा क्या वहां पर रह, मैंने क्या कहा वहां पर मकान बना, क्यों रह रहे थे वहां पर? तो ये तो उनकी वर्डिंग होती है जनता के लिए। कि बड़े नेता होंगे भी ऐसी बातें करना, तो ये मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, ये प्रत्यक्षदर्शियों की बात है, ये स्पष्ट बोलते। उसके अलावा जुबान तो उनके आपने देखा, कभी वो माता लक्ष्मी तक को गाली दे देते हैं कि माता लक्ष्मी को पटाओ, माता सरस्वती को पटाओ। इस राज्य की कद्दावर वयोवृद्ध नेता, वित्त मंत्री रही माननीय इंदिरा हृदय जी के विषय में इन्होंने गलत शब्द बोल दिए। इस तरीके की इनका नेचर रहा है। तो जनता इस बात को देख रही है कालादूंगी में, और इनका जो राजयोग की अब बात कर रहे हैं, 100% जनता का योग है इस बार, 100% जनता का नेता आगे बढ़ेगा इस बार। और कालादूंगी विधानसभा को जो इन्होंने मठाधीश बन गए लोग वहां पर के ना, वो मठाधीश में मट्ठा पड़ने वाला है इस बार, और 100% पड़ेगा। मैं तो जनता से सीधे कह रहा हूँ भाई जनता आप अपने मुद्दे बताओ, हम अपने मुद्दों के लिए काम करेंगे। हमें विधायक बनने का शौक नहीं है, हम जनता के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। जनता के जो समस्याएं हैं उस मुद्दों को जो तरीके से लड़ा जाए, संघर्ष किया जाए, बल मिले उसको, तो उसके लिए हम आगे आना चाहते हैं। तो कंडीशंस लगातार खराब हो रही है। एक क्योंकि कालादूंगी विधानसभा में एक घटना और हुई है, वो बड़ी घटना ये हुई है, मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान तो पहले हल्द्वानी में नहीं है, मगर हल्द्वानी जैसे तैसे एडजस्ट कर रहा था। कालादूंगी विधानसभा में कुछ लैंड थी, वहां पर मास्टर प्लान नहीं किया, तो प्रॉपर्टी डीलर जो भी थे
क्योंकि मास्टर जब कानून नहीं है तो व्यक्ति ऐसे ही काम करेगा ना जैसे होता है। सही बात तो वो 8-8, 10-10 फीट की रोड जो काटी है उसमें घर बनाना और वहां पर रहना, उसके बाद वो 8 फीट की रोड 4 फीट में 4 फीट में जाना, बदल जाती है, 12 फीट की रोड 8 फीट में बदल जाना। तो वो पहाड़ के लोगों को उस समय अंदाजा तो आया नहीं। क्यों? हमारे पहाड़ में अब स्कूटी बाइक होने लगी लोगों के पास, अब गाड़ियां होने लगी। जिस समय उन लोगों ने वो जमीनें खरीदी है उस समय तो स्वयं गाड़ी नहीं थे, उनने देखा उन्होंने कहा रोड भी है, पानी भी है, सड़क, उन्होंने कहा ठीक ही होगा। जब अब आप घर बना रहे हैं तो अब उनको लग रहा है अरे यार तो गलत हो गया, मगर अपनी जमा पूंजी लगा चुके हो, अच्छे अच्छे घर लगा चुके हैं करोड़ों में, और वैसी स्थिति में कहीं पर पानी भर जा रहा है, कहीं लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, और सड़क तो है ही नहीं। हमारा पहाड़ बड़ा सुंदर है, अच्छे खड़ंजे बने वहां, यहाँ ये भी स्थिति नहीं है। क्यों? देखो बीडीसी को खरीद लेते हैं, बीडीसी ने काम करना नहीं है, जिला पंचायत सदस्य को खरीद लेते हैं, उनको काम करना नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उनका, ठीक है। और ये कहते हैं हमने तो तुमको खरीद लिया, आप क्या काम कर रहे हैं हम, तो ये पूरा बजट खुद ही डकार जाते हैं। ये एलिगेशन है हमारा। रावत जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। बाय द वे, 2027 में आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या डेवलपमेंट करेंगे कालाडूंगी विधानसभा में? देखिए, कालाडूंगी विधानसभा का डेवलपमेंट तो सबसे पहले मैं वहां पर एक बड़ा अस्पताल बनवाऊंगा, सरकारी अस्पताल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें तो मेरी विधानसभा, कालाडूंगी विधानसभा के लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, और पहाड़ के तमाम लोगों को भी फायदा होगा। हाँ, क्योंकि यह मेरी प्रथम लड़ाई होगी, प्रथम लड़ाई स्वास्थ्य, क्योंकि मेरे पहाड़ के तमाम लोग हल्द्वानी आए ही स्वास्थ्य के लिए, स्कूल के लिए है, और उनको कुछ नहीं चाहिए, अपना कमा रहे हैं, कोई फौज में है, कोई टीचर है, कोई पीडब्ल्यूडी में, कोई शेडकुल में काम कर रहा है। वो तमाम लोग पलायन क्यों कर रहे हैं हल्द्वानी? वो इसका रीजन ही स्वास्थ्य है और शिक्षा है। पहला काम ही मेरा ये होगा कि एक बेहतर और बेहतर मैं अस्पताल वहां पर बनवाऊं, और दूसरा ये मेरा काम होगा सबके घरों में साफ स्वच्छ पेयजल लेके आऊं, और जो घरों में जो खड़ंजा बन गई आज की डेट में जो रोड है वो बहुत अच्छी रोड है वो हो। उसके अलावा एक बहुत बेहतरीन मैं नेशनल लेवल की लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं वहां पर, जो आज के युग के टेक्निकली साउंड हो, टेक्निकली फिट हो। उसमें सारी तरीके की, लाइब्रेरी का मतलब ही नहीं कि 2-4 किताबें, लाइब्रेरी का मतलब ये है कि सारे डिपार्टमेंट की चीजें हो वहां पर। ओके। यानी टेक्निकल कोर्स करने वालों की भी बात है वहां पर, नॉन टेक्निकल करने वालों की भी बात है वहां पर। एक डिफेंस वाली जो बात है, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हाँ। रावत जी, हमारे एक वही के अच्छे नेता हैं, मनोज जोशी जी हैं शायद, बहुत सारे नेता, उन्होंने भी लाइब्रेरी खोली है इन बच्चों के लिए, समाज सेवी उसमें, तो वो भी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं इसमें कालाडूंगी में। जब आपने लाइब्रेरी की बात की तो मुझे याद आया, उन्होंने मेरा जिक्र, मेरी बातचीत हुई थी उनसे तो जिक्र हुआ था। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप ये सोच रहे हैं कार्य करने के लिए। और एक बड़ी समस्या और उभरते हुए आ रही है वहां पर, क्योंकि जब व्यक्ति रहता है एक दिन अंत आ जाता है उसका, उसके बाद वो जब गुजर जाता है, वहां पर एक जो क्रियाशाला है, क्रियाशाला नहीं है, क्रिमेशन जो है, क्रिमिनेशन के लिए उनको रानीबाग या फिर इधर राजपुरा जो दूर पड़ता है, नहीं रानीबाग क्रिमिनेशन के बाद जो हमारी 11 दिन की प्रक्रिया होती है, उसमें हर दिन घाट हमको आना होता है, जिसको क्रियाशाला कहते हैं। तो यहाँ पर हीरानगर में है, हीरानगर में है वो, तो ठीक है, तो वहां से सारे लोगों को यहाँ आना टफ पड़ जाता है, कई चीजें हैं। तो हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र में ऐसे कोई जगह चिन्हित करके वो चीज वहां पर है ना, ताकि वो जो बूढ़े लोग हैं, तमाम तरीके की समस्याएं हैं, वो चीज वहीं पर उनको वो मिल जाए। ये बड़ी मांग भी है उस क्षेत्र के लोगों की। अच्छा। ये बहुत जरूरी भी है। और ये देखो, अभी एक ही जगह है शायद, हीरानगर में है। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। और जहां तक एजुकेशन की बात है, भाई देखो, हम अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को समृद्ध बनाने की बात करेंगे। हमें नहीं चाहिए प्राइवेट कॉलेज, हमें नहीं चाहिए प्राइवेट स्कूल। और प्राइवेट स्कूल जिनके हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं है प्राइवेट स्कूल खोलना, अभिभावकों की मजबूरी है प्राइवेट स्कूल में भेजना। सही बात है। इसीलिए वो बिजनेसमैन बन के आ गए।
किताबें उनके वहां से खरीदो, उनके यहाँ सब कुछ ड्रेसेस है, वहीं से खरीदो, उनके यहाँ बाहर सब से कुछ है। सब कुछ है। और सब कुछ क्यों है? जब हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जो री एडमिशन फीस लेते हो वापस करो, करवाओ, किससे कहा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पावरफुल बॉडी है, उसमें अथॉरिटी है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जब 90 स्कूलों को हल्द्वानी के नोटिस दी, 15 डेज का टाइम दिया, किसी भी स्कूल ने री एडमिशन की फीस वापस नहीं दी। अच्छा, अब समझिए क्यों नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि ये पूरे सरकारों की उगाई के अड्डे है, ये एनजीओज है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस में चलते हैं। और ये जो अथाह पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। आप एक्टिविटी के नाम पे, आप री एडमिशन के नाम पे, आप तो वो क्या कहते हैं उसको, एडमिशन के टाइम में जो फीस लेते हैं, एडमिशन फीस होती है, ठीक है, एनुअल चार्ज के नाम पे जो मोटी रकम लेते हैं, ट्यूशन फीस हो बहुत। तो आज हल्द्वानी में कोई ऐसा स्कूल तो है नहीं जिसमें 1500-2000 बच्चे ना हो। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या सरकार की नजर नहीं होती है? सरकारी तो चला रही है, सरकारी चला रही है, तो सरकार चला के सरकार को वापस उससे फंड मिल रहा है, तो सरकार के लिए तो वही बढ़िया है। क्यों? सरकारी स्कूल में तो सरकार को टीचर भी देना है, उसकी सैलरी भी देनी है, फर्नीचर इंफ्रा सब बना के देना है। सरकार तो वहां घाटे में बात कर रही है, मगर सरकार का घाटा मायने नहीं रखेगा, जनता का घाटा मायने रखता है। तो यहां पर जनता का घाटा हो रहा है, तो उसकी बात कौन करेगा? सही बात है। कोई ऐसा नेता बता दे हमको, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। कोई आज तक का नेता कोई ऐसा बता दे जिसने इस मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी। कोई कह दे भाजपा कांग्रेस का नेता, अगर वो लड़े होंगे, उन्होंने कहा सर्किल रेट क्यों बढ़ाई, क्योंकि जमीन सस्ती थी, मोटी रकम कमानी थी, इसके लिए जरूर लड़ाई लड़ेंगे। वो सर्किल रेट क्यों बढ़ाई, रजिस्ट्री महंगी क्यों की। उनको दर्द इस बात का नहीं है कि रजिस्ट्री महंगी होगी तो जो क्लाइंट है उसके लिए महंगा होगा, ना, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काश्तकार से हम मोटी रकम में नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि मोटी रकम में आगे बेचना बड़ा प्रॉफिट वो कम हो जाएगा। तो इस बात का जिक्र करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखो दूसरी बात, चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद जो बड़ा है, ये तो चलो मुद्दों की बात आई। अब हम असल विचारधारा की बात करते हैं। तो भाई मैं तो जीऊंगा पहाड़ के लिए, मरूंगा पहाड़ के लिए, पहाड़ियों के लिए। ये जो मेरी माँ ने पैदा करके मेरे को भेजा, ईश्वर ने कहा कि भाई इसको पहाड़ियों के लिए समर्पित कर दो। मैं पहाड़ियों को समर्पित हूं। अब तुम हमें अपना बेटा मानो, अपना भाई मानो, आप मेरा पूरा जो है प्रयोग करो, मेरे से जितना भी सहयोग मांग सकते हो पूरा सहयोग मांगो। 24 घंटे ये बेटा, ये भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। मुझे करना क्या है? मुझे अपनी बोली भाषा के विषय में बात करनी है। मुझे इस हल्द्वानी, इस कालादूंगी विधानसभा में भिटौली महोत्सव करवाना है, भाई बहनों का त्योहार, माँ बाप का त्योहार। मुझे यहाँ पर छोलिया नृत्य का कंपटीशन करवाना है। मुझे एक बड़ी प्रयोगशाला, एक कार्यशाला एक खोलनी है कि जहाँ पर हमारे नृत्य को अच्छी तरह कौशल उसका सिखाया जाए, वो नेशनली ट्रेडिशनल डांस में कंपटीशन करे। मुझे अपने झोले, चांचरी, न्योली, ये वाद्य यंत्र, इनके लिए एक म्यूजियम बनाना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी ये समझे कि ये क्या है। मुझे अपने गोलजू देवता का आशीर्वाद लेना है, वो गोलजू देवता का आशीर्वाद सारे अपने पहाड़ के लोगों को, अपने जो मानने वाले लोग हैं उनको देना है। जिया रानी, जो नरीमन चौराहा का नाम जो है हम बदलना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं, इसका नाम हमारे कत्यूरी राजाओं की रानी, हमारी कुल देवी जिया रानी के नाम पे रखना चाहते हैं। नरीमन चौराहे, जिनका नाम रानी बाग, जिनके नाम जिया रानी के नाम पे रखना चाहते हैं। हमने कई बार सरकार से गुहार लगाई, जो कुसुमखेड़ा बड़ा चौराहा बन रहा, इसका नाम गोलजी चौराहा के नाम रखिए। दिक्कत क्या आ रही है? जब अग्रसेन चौराहा बन सकता है, जब वाल्मीकि चौराहा बन सकता है, जब ताज चौराहा बन सकता है, जब परशुराम चौराहा बन सकता है, तो गोलजी चौराहा क्यों नहीं बन सकता है? हमारे जो लोग हैं आज, देखो देवताओं को मानना बहुत अच्छी बात है, हर देवताओं को मानिए। आज खाटू श्याम को मान रहे हैं, आज बालाजी को मान रहे हैं, आज तमाम देवी देवताओं को मान रहे हैं। तो इससे मानते 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 एक समय आएगा हमारे बच्चे, हमारे लोग अपने मूल देवी देवताओं को भूल जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है सड़कों, पार्कों में
हमारे लोगों को स्टैचू हो। हम चाहते हैं जो उत्तराखंड की वीरांगनाएं हैं, उत्तराखंड के जो वीर है, पूर्वज जो है, ऐतिहासिक जो लोग हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, वो हमारे इस क्षेत्र में कहीं अंकित हो। मैं चाहता हूं ये हो, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी कहे कि ये हम लोग ये थे। मैं हमेशा कहता हूं, आप गट्स फील करिए, आप गर्व फील करिए कि आप कत्यूरी राजाओं के संतान हो, आप राजा हो। रावत जी, ये जो धामी सरकार को 5 साल हो गए जी, तो आपको क्या लगता है धामी सरकार ने कार्य किया है? देखिए, ये पूरी डमी सरकार है, धामी सरकार नहीं, डमी सरकार है। समझ रहे हो? ये केंद्र के इशारों पे चलने वाली सरकार है, और केंद्र ने जो इनसे कहा वो इनको करना है, चाहे वो यहाँ की जनता के हित में हो या अहित में हो। ये धामी जी है। धामी जी ये बताए, ये धाकड़ और धुरंधर कहते हैं, और कहते हैं हम नकल विरोधी कानून लेके आए। आप हमें बताइए, नकल विरोधी कानून में कितने लोगों को आपने जेल में डाला? सिर्फ उन लोगों को जेल में डाला तुमने जिन्होंने ये कहा कि नकल हुई थी, जिन्होंने ये कहा कि मेरे पास नकल का पर्चा आया, उन्हीं को अंदर डाल दिया। अब बताइए ना, तो धाकड़ धामी की उपलब्धि क्या है? धाकड़ धामी की उपलब्धि क्या है? इस राज्य में नकल करवाने वाला हाकम सिंह, जो जेल के सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए था, वो बाहर आके राजनीति कर रहा है। ये इनकी उपलब्धि है कि आज केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में इतनी पूरी देश में बेइज्जती हमारी हुई, वहां के पुजारी पैसा लिए बगैर टीका नहीं लगा रहे। अरे ऐसी वीडियो बाहर निकल के आ रही है, और बीकेटीसी का अध्यक्ष सरकार के पैसों से सबको वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं। ये इनकी उपलब्धि है। ये इनकी उपलब्धि है कि इनके कार्यकाल में 2500 स्कूल सरकारी बंद हो गए हैं। ये इनकी बड़ी उपलब्धि है धाकड़ धुरंधर धामी की। यही इनकी उपलब्धि है। केंद्र के इशारों पे इन्होंने जो है आपका अग्निवीर योजना भी यहाँ चालू की, सभी जगह हुई। आज जो है 4 साल के बाद बच्चा बाहर आने वाला है, कोई विरोध नहीं है। और अब कल भी ये बात बराबर हम कर रहे थे, भाई कोई फौजी ये बता दे कि अग्निवीरों को तो तुमने बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहा हूँ, जो फौजी तो हमारे साथ बहुत जुड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए समर्थक फौजियों से बात कहना चाहता हूँ, क्या अग्निवीर योजना में जो लोग बाहर आए, 4 साल के बाद बाहर आ रहे हैं, क्या आप भी अपनी पेंशन छोड़ सकते हो? जो आप कह रहे हो अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, अगर वो नहीं छोड़ेंगे पेंशन, तो फिर ये धामी जी की उपलब्धि है। तो धामी जी की उपलब्धि एक और है, वो ये है, बच्चा मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, ये पेपर लीक करवा देते हैं, फिर उसको दोबारा करवाते हैं, फिर जब इनके चुनाव के टाइम है तो उसके बाद उसका रिजल्ट निकलवाते हैं, और रिजल्ट के बाद एक बढ़िया सा फ्रेम ऑर्गेनाइज करते हैं, मंच ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों की मेहनत की गई एग्जाम पास के उसका रिजल्ट बांटते हैं, बोल के हमने नौकरी दी। करो ना, अगर इतना शौक है। अभी पीसीएस का रिजल्ट आया है, दो ना उनको सर्टिफिकेट, अब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तो कल रात भी दिमाग लगा, मैंने कहा ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आजकल स्टेज नहीं सजा है। ये तो पटवारी को भी, बनारसी को भी, सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हमने तुमने नौकरी दे दी। अरे तुम्ही ने नौकरी दे दी तो एग्जाम क्यों करवा रहे हो यार? तुमने कुछ नहीं दिया है। ये बड़ी उपलब्धि है इनकी कि उत्तराखंड राज्य के सारे लोग पलायन करके नीचे को आ रहे हैं। ये इनकी बड़ी उपलब्धि है कि भू कानून के नाम पे इन्होंने जो बंदरबाट करवाई है इस राज्य में, छोटे छोटे जो कस्बे थे इनको नगर निगम निगर निकाय बना दी है, जहां पर स्वतंत्र दे दिए जितना जमीन को खरीदना चाहता है। उधम सिंह नगर हरिद्वार पे छूट दे दी जो जितनी जमीन खरीदना चाहते हैं। ये इनकी उपलब्धि है। इसके अलावा इनकी उपलब्धि के नाम पे राज्य में महंगाई बढ़ी है, राज्य बेरोजगारी में नंबर 1 आया है, राज्य भुखमरी में नंबर 1 आ रहा है, राज्य महंगाई में नंबर 1 आ रहा है। ये उनकी उपलब्धि है। कैंची मंदिर आज पूरी दुनिया का श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। इनकी उपलब्धि है। उन तक रोड नहीं पहुंच पाई है, आए दिन जाम में लोग, पैसेंजर जो पीड़ित लोग नीचे ऊपर आते हैं अपने अस्पताल में दिखाने के लिए, उनकी डेथ हो रही है। ये इनकी उपलब्धि है। इनकी और कोई उपलब्धि नहीं है।
ये धाकड़ धुरंधर इनके है, ये धाकड़ धुरंधर इस बार फुर्र होने वाले हैं, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है ये गुब्बारे की हवा निकलने वाली है। तो इसीलिए हमारे जो स्कूलों की हालत इन्होंने कर दी है, स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, सारी गलियां खुली पड़ी है। इनकी उपलब्धि है, उन गलियों में काम करने वाले के सफाई कर्मचारी कौन है? वो राजस्थान के है, वो बिहार के है। एम्स में सारे राजस्थान के बने पड़े हैं, ये इनकी उपलब्धि है। कब बात क्यों नहीं कर रहे भाई? और एम्स भी इन्होंने रेड्डी ब्रदर्स को दे दिया है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन को दिया हुआ है। एम्स के अलावा इस लोकल कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया। राज्य में ये बड़े ढिढोरे पीट रहे हैं, इनके खनन अधिकारी जो है नंबर 1 के अवार्ड ले रहे हैं कि हमने खनन से जो है बहुत अच्छा पैसा कमा लिया है, राइट। वो खनन से आज जिनकी जमीनों में खनन हो रहा है, जिनका मौलिक अधिकार है, उनको एक डंपर नहीं मिल रहा है, और उनके अपने डंपर जो काम करते थे वो डंपर नहीं लग रहा है वहां। वो 2 तरीके से बेरोजगार हो गए। एक तो उनका जो मूल अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहा, अपने मकान बनाने के भी माल नहीं मिल रहा है। दूसरे जो उनके डंपर तमाम उस रोजगार से जुड़े हुए लोग थे वो हटा दिए गए। और यही नहीं, इनका जंगल राज हो गया है रेड्डी बंधुओं का, इनको ठेका मिला है। इसमें सिस्टम भी कुछ नहीं कर रहा है, एसडीएम नहीं जा पा रहा है उसमें, तहसीलदार पटवारी कानून को कुछ नहीं जा पा रहा, वहां नो एंट्री है। राजस्व विभाग का बंदा नहीं जा रहा, उन्होंने अपने चेक पोस्ट बनाए, अपने चेक पोस्ट बनाया उन्होंने। ये इनकी उपलब्धि है। ये इस राज्य के लोगों को तक बेच देना चाहते हैं, यहाँ की संपत्ति तो छोड़। सर एम्स जो आ रहा है किच्छा में, ये सैटेलाइट सेंटर, हाँ, ये तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए था। ये भी इन्होंने नागार्जुना कंस्ट्रक्शन आंध्रा की कंपनी को दिया है। देखिए मैंने कहा ना, इनकी पॉलिसी दिल्ली से चलती है। कल मैं उड़ती हुई एक खबर पढ़ा था अखबार में, हमारे माननीय सांसद भट्ट जी कहते हैं कि रानीबाग क्षेत्र में हम सैटेलाइट सेंटर का एक सेंटर खोलना चाह रहे थे, उसके लिए हमें जगह नहीं मिल रही। लो ये क्या बात हुई भाई? मतलब पहाड़ के लोगों को हित के लिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और जब तुम चाहोगे, IMPCL जो कंपनी 145 करोड़ की प्रॉफिट में था, इकलौता पूरे भारत की आयुर्वेदिक आयुष कंपनी जो मोहान क्या कहते हैं रामनगर में थी, तुमने 121 करोड़ रुपए उस कंपनी को बेच दी जिनको दवाई बनाने का अनुभव तक नहीं है। बड़ा विरोध चल रहा है, सारे पे बेरोजगार कर दिए तुमने। आप बताइए ना, आप धामी जी से मैं कहना चाहता हूँ, रोड मैप क्या है भाई पहाड़ के डेवलप के लिए? आपके क्या कोई रोड मैप है तुम्हारे पास पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए? सिर्फ पर्यटकों को लाओगे, अभद्रता करोगे, गाली करोगे। हमें भाई इस तरह के टूरिस्ट नहीं चाहिए जो अभद्र हो, अनसोशियल हो, ये अनसिविलाइज्ड हो, ये कूड़ा करकट हमें नहीं चाहिए। ये देवभूमि है, सुकून के लिए आइए और आराम से आइए, बैठिए, दोपहर मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद जाइए सुकून। ये देवभूमि है। यहाँ आप पर्वतों को निहारने के लिए आइए, दीदार करने के लिए आइए, कैलाश पर्वत को दीदार करने के लिए आइए। यहाँ कलकल करती हुई गंगा माता के छूने के लिए आइए। थोड़ा सा उसी में लोग सर सरस्वती नदी में मैं देख रहा था, पहाड़ में लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो ये क्या है? ये यहाँ देखो, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा होती है नंदा यात्रा। ये जो भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है। इस भूमि को गंद मत करो भाई। अगर इस भूमि को गंद करोगे, पूरे देश में प्रलय आ जाएगा। सही बात। कम समझोगे। इस देवभूमि के लिए तो ना सोचो, देश के लिए तो सोचो। क्या धामी सरकार की कोई पॉलिसी ऐसी है? दिखाओ कि हर चीज पॉलिसी है इनकी। हर जगह डंपिंग जोन बना रखा। पहाड़ में स्वच्छ भारत मिशन की ऐसी मजाक उड़ा के रख दी है, हर चौराहे पे, हर रोड के किनारे आपको कचरा मिलेगा। वो कचरा कहां से आ रहा है भाई? कौन फैला रहा है? तुम्हारे स्वच्छ मिशन के तहत करोड़ों रुपए जा रहे, वो कहां गया भाई? तो सही बात, धामी सरकार 100% फेल है। ये जरूर है इनकी आईटी सेल मजबूत है। उस आईटी सेल के माध्यम से ये पूरी कहानी गढ़ के लिखते हैं और लोगों के बीच में फैलाते हैं। पिछले 10 सालों से धामी जी एक उपलब्धि हमें बताते हैं कि हमने जनहित में इतने स्कूल बनाए, जनहित में इतने स्कूलों में प्रिंसिपल दिए, सारे
कमोबेश 60-70% स्कूल उत्तराखंड के प्रिंसिपल विहीन है। अब जो चार्ज में प्रिंसिपल होगा वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा, प्रिंसिपल का काम करेगा, तो एजुकेशन वैसी जीरो होगी। कितने ऐसे अस्पताल हैं बताइए जहां पर आपके पास डॉक्टर है। चकुटिया में हमारा एक साथी ने आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, पैदल वहां तक गया, लिख के दिया कि हम डॉक्टर देंगे। भाई साहब एक डॉक्टर नहीं दे पाए यहाँ। कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पूरे उत्तराखंड में बताइए, जितने उप जिला क्या कहते हैं जिले के जो हॉस्पिटल से, बताइए कहाँ डॉक्टर। ये इनकी उपलब्ध है, क्यों? ये प्राइवेट अस्पताल खोलना चाहते हो। जो स्कूल खाली हो गए उनमें रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं बाहर के लोगों को लाके। ये इनकी पॉलिसी है। ये पहाड़ को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये कोई तुक है क्या? आप कैलाश में, आदि कैलाश में जो है डीजे बजा रहे हो, गाना बजाना करवा रहे हो वहां। तो आप बद्रीनाथ में गाना बजाना कर रहे हो, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में जहां शंख बजाने की ध्वनि से भी अभिलाषा आ सकता है। या तो हमारे पूर्वज बेवकूफ थे, या हमारे देवी देवता, नाम के देवी देवता कुछ नहीं जानते, या तो तुम ही सब कुछ जानते हो, मगर अपनी मार्केटिंग के लिए आप भगवानों को भी ताक में रख दोगे। तो इसीलिए पलरई आता है जब राज्य का मुखिया विवेकहीन हो जाता है, जब राज्य का मुखिया राज्य को के लोगों को ना देख के व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष को देखने लग जाता है। राजा के लिए तो राज्य में मेहमान भी उतना ही बराबर है, मेजबान भी उतना बराबर है। जो आज कुमाऊं रेजिमेंट में सिर्फ कुमाऊं का बच्चा भर्ती होता था, हम आर्मी बैकग्राउंड के लोग हैं, आज कुमाऊं रेजिमेंट में कुमाऊं का बच्चा भर्ती नहीं होता। मैंने कहा ना 45 लाख लोग उन्हें स्थायी यहाँ का बना दिया। 2003 के बाद जो आए थे वो भर्ती होने लगे। अब वो बेड़ू पाको नहीं गाएंगे वहां। अब गढ़वाल रेजिमेंट में भी कोई अग्रवाल का बच्चा, कोई सरदार का बच्चा भर्ती होगा, कोई जिसका बेस राजस्थान होगा कि बिहार होगा। अब वो गढ़वाल रेजिमेंट, जो गढ़वाल रेजिमेंट हुआ करती थी, जो कुमाऊं रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स हुआ करती थी, अब वो नहीं रह जाएगी। इसका मतलब इन्होंने हमारी रोजगार को भी छीन लिया, हमारी जमीनें छीन ली है, हमारी संस्कृति छीन ली है। वोट सावित्री जैसा पवित्र त्योहार के दिन छुट्टी नहीं करते हो, और छठ पूजा पूर्वांचल के लोग मनाते हैं, मनाओ, अच्छी बात है। आप छुट्टी दे देते हो वोट के लिए, वोट के लिए। मतलब हम लोग जो पहाड़ के यहाँ रहने वाले हैं, ये लोग इतने उदारवादी लोग हैं, वो एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हारे हर काम को। इसका मतलब ये नहीं है कि सहनशीलता फूटेगी नहीं। हम पहाड़ है, हम पर्वत है, अड़िग रहते हैं, मगर जब अभिलाषा आएगा तो पूरा टूटेगा, पूरा प्रलय आएगा। इस बात को ध्यान रखना होगा इनको। बहुत बुरे हाल है। पूरे देश में छोटा सा राज्य उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर 1। ये उपलब्धि है मिस्टर धाकड़ धुरंधर धामी जी। तो रावत जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने कीमती समय निकाला, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे हरीश रावत जी थे, पहाड़ी आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष। अगले हफ्ते हम नए चेहरे के साथ मिलेंगे आपको हमारे चैनल बैठक अपनों की में। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। धन्यवाद।